नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि एक स्त्री अपने पति से कब तक प्यार करती है और कौन सी स्त्री उसे धोखा देती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। अक्सर आज के ज़माना में देखा जाता है कि एक स्त्री अपने पति से कब तक प्यार करती है और कब धोखा दे देती है, पता ही नहीं चलता है दोस्तों, और पुरुष अफसोस करते रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों और कैसे होता है? आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कहानी को पूरा सुने। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक पंडित महाराज रहा करते थे। पंडित महाराज अपने साथ एक नाई यानी कहे तो हजाम को रखा करते थे। दोनों जहाँ भी जाते थे पूजा पाठ कराने के लिए एक ही साथ जाते थे और पूजा पाठ करते थे। जो भी दान दक्षिणा मिलता था उन्हीं से उन लोगों का घर चलता था। इस तरह से पंडित महाराज और नाई की जोड़ी बहुत अच्छा थी। दोनों एक साथ अपने जोड़ी को यानी कहे तो विश्वास दिलाते थे और जो भी काम करते थे ईमानदारी से करते थे। एक बार की बात है, उनके गांव में जो भी पूजा पाठ था संपन्न हो जाता है तो वो लोग सोचते हैं क्यों ना हम लोग शहर चले, वहाँ पर कुछ पूजा पाठ किया जाए और वहाँ से कुछ आमदनी की जाए। इस तरह से पंडित महाराज कहते हैं कि हे नाई, तुम मेरे साथ चलो। तभी नाई कहता है कि हे पंडित महाराज, मैं आपके साथ तभी जाऊंगा जब आप मेरी शर्तें मान लेंगे, क्योंकि मेरी कुछ शर्तें हैं और मैं गांव छोड़कर जाना नहीं चाहता हूं। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि ठीक है नाई, बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। उसके बाद नाई कहता है कि मैं आपसे प्रश्न पूछता रहूंगा। जिस दिन आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देना बंद कर देंगे, वहीं से मैं लौटकर घर चला आऊँगा और आप बाहर चले जाइएगा। इस तरह से पंडित महाराज कहते हैं कि ठीक है नाई, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम मुझसे प्रश्न पूछो और मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं, जिस दिन तुम प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा उस दिन तुम घर चले आओगे, अच्छी बात है। जिस दिन मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा तुम चले आना। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, नाई और पंडित जी की फिर से मित्रता होती है और वो लोग शहर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही रास्ते में आगे जा रहे थे, वो लोग कुछ दूर जाने के बाद रात्रि हो जाती है। रात्रि में विश्राम करने के लिए पंडित महाराज एक गाँव के बगल में एक झोपड़ी देखते हैं, वहीं पर विश्राम करने का विचार बनाते हैं। तभी वो लोग वहीं पर विश्राम करते हैं और सुबह उठकर खाना बनाकर फिर निकल जाते हैं आगे की तरफ। ऐसे ही जाते जाते शाम होती है तो पंडित महाराज कहते हैं कि आज हमारे पास खाना बनाने के लिए कुछ साग सब्जी नहीं है, इसलिए तुम मार्केट जाओगे और आज हम लोग सकड़ा ही कहे तो अपना बोरिया बिस्तर डाल देते हैं। और एक फिर झोपड़ी के पास वो लोग अपना बोरिया बिस्तर डाल देते हैं। दोस्तों उसके बाद पंडित महाराज कहते हैं कि तुम जाओ मार्केट और मार्केट से जाकर तुम सब्जी लेकर आओ, तब तक मैं खाना बना रहा हूँ। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो नाई मार्केट के लिए चल देता है और जैसे ही शहर में जाता है तो देखता है कि एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी औरत की यानी कहे तो जुलूस निकला हुआ है और एक तरफ लोग उनको जिंदाबाद का नारा दे रहे हैं। यह सब देखकर नाई दंग रह जाता है। सोचता है कि एक तरफ इनकी मृत्यु की खबर फैल रही है और दूसरी तरफ इनको यानी कहे तो स्वागत किया जा रहा है। आखिर ये सब क्या है? यह सब बात सुनकर यानी कहे तो नाई काफ़ी खुश होता है और कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर मैं जाकर पंडित महाराज से पूछूंगा और पंडित महाराज को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता होगा और मैं घर लौट जाऊंगा। इस तरह से नाई सब्जी खरीदता है और सीधे पंडित महाराज के पास आता है और कहता है कि अब आप मुझे घर जाने दीजिए और आप खाना बनाते रहिए। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि आखिर तुमने कौन सा ऐसा प्रश्न जान लिया जिससे कि तुम अब घर जा रहे हो। तभी नाई कहता है कि मैं ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जिसे आप क्या कोई नहीं बता सकता है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, पंडित महाराज कहते हैं कि ठीक है, हम लोग खाना बनाकर खा लेंगे, तब तुम्हारी प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। इस तरह से तुम अभी शांत रहो। तभी दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाकर जब सोने का समय आ जाता है, पंडित महाराज से नाई कहता है कि अब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तभी दोस्तों उसके बाद पंडित महाराज कहते हैं कि पूछो तुम्हारा प्रश्न क्या है। नाई कहता है कि मैं जिस शहर में गया था उस शहर में एक बूढ़े बाबा और इया थी। उनका यानी कहे तो दो तरफ जुलूस निकला हुआ था। एक तरफ लोग उनके नारे लगा रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी लोग शोक मना रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? तभी पंडित महाराज कहते हैं कि उनकी कहानी मैं तुम्हें ध्यान से सुनाता हूँ, तुम एकाग्र होकर सुनो। उसके बाद पंडित महाराज कहते हैं कि वो एक गांव में सेठ और सेठानी थे, यानी दोनों के बीच प्यार था और दोनों अपनी ज़िंदगी अच्छी से बिता रहे थे, परंतु उनके पास संतान नहीं थी। इस बात को लेकर सेठानी काफ़ी उदास रहा करती थी और समय धीरे धीरे निकलता गया। सेठानी ने अपने सेठ से कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए जिससे कि मेरे घर एक संतान आ जाए और हम लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, वो सेठानी के कहने पर सेठ बात नहीं मानता
करता है और कहता है कि मैं बुढ़ारी समय में शादी नहीं करूँगा। इस तरह से सेठानी बार बार एक बात को रिपीट कर रही थी और सेठ जी शादी दूसरी कर लेते हैं। इस तरह से वो 20 साल के एक लड़की से शादी कर लेते हैं, परंतु वो लड़की जैसे ही सेठ के घर आती है अब उनके रूम अलग करवा देती है और कहती है कि मैं आपके साथ अलग रहूंगी। तभी सेठ जी कहते हैं कि तुम अपने बड़े दीदी के साथ रहो, क्या दिक्कत है। तभी वो सेठानी जो दूसरी सेठानी आई हुई थी वो कहती है कि एक मेहमान में 2 तलवार नहीं रह सकता है, इसलिए हम लोग अलग रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें, जो सेठ थे उनका एक मुनीब था जो कि उस सेठानी के साथ दिल लगा लेता है, क्योंकि सेठ जो कि उम्रदार हो चुके थे और वो लड़की 20 वर्ष की थी, इसलिए उन दोनों के बीच उतना संबंध नहीं बैठता था। इस तरह से जो मुनीब था उस यानी सेठानी से दिल लगा लेता है और अब मुनीब सोचता है कि मैं सेठ को कैसे इसका कांटा बनाऊं और इन दोनों को बहका दूं। इस तरह से मुनीब ने कुछ चाल चलना शुरू कर दिया और दोस्तों आपको बता दें, जैसे ही सेठ जी बाहर चले जाते थे काम के लिए, अब वो सेठानी से अपना दिल की बातें कहने लगता था और उसे मीठी मीठी बातों में फुसलाने लगा। एक दूसरे पर दोनों फिदा होने लगे और ऐसे ही समय निकलता गया। एक दिन की बात है, यानी कहे तो मुनीब और सेठानी मिलकर कुछ यानी उपाय करते हैं और सेठ को कुछ खाना में जहर मिलाकर दे देते हैं और एक नदी में दहा देते हैं। इस तरह से सेठ जी का जो लाश था जाकर एक महात्मा को मिल जाता है। वो महात्मा कुछ जड़ी बूटी देकर उस सेठ को जिंदा कर देते हैं और वो सेठ अपने घर आने से इनकार कर देता है और उसी महात्मा का शिष्य बनकर अपनी ज़िंदगी वहीं पर व्यतीत कर रहा था। इधर जो मुनीब था अपने चारों तरफ यानी कहे तो राजमहल में हाहाकार मचा देता है कि सेठ जी का दिमाग खराब हो गया था, रात्रि में उठकर कहीं चले गए हैं। इस तरह से लोग विश्वास कर लेते हैं और कुछ समय बीतता है, फिर सेठानी के साथ वही व्यवहार करता है और सेठानी को भी जहर देकर नदी में दहवा देता है। उसके बाद वो मुनीब फिर हाहाकार मचा देता है कि सेठानी यानी अपने पति की शोक में खो गई थी और वो भी कहीं चली गई है। इस तरह से यानी कहे तो दोस्तों उसके रास्ते के सारे कांटे हट गए। अब जो छोटी सेठानी थी और मुनीब दोनों आपस में मिलकर रहने लगे और एक दूसरे से दिल की बात कहा करते थे। ऐसे ही समय निकलता गया। तभी वो मुनीब सोचता है कि मैं इस सेठानी को भी मार देता हूँ तो ये सारा संपत्ति मेरा हो जाएगा और अपने नौकर से कहकर यानी उस सेठानी को मरवाने का प्रयास करता है। एक दिन में वो नौकर जाता है और कुछ ऐसी बातें करता है जिससे कि सेठानी विश्वास कर लेती है और मौका मिलते ही वो नौकर सेठानी को मार देता है। अब दोस्तों यानी मुनीब के मन में यह लालसा चलने लगा कि आखिर मैं इस नौकर को भी मार देता हूं तो कोई मेरा सबूत नहीं रह जाएगा। जैसे ही उस नौकर को मारने का प्रयास करता है वो नौकर भागकर यानी कहे तो थाना में जाता है और उस सेठ और सेठानी से लेकर पूरे जो कि नई सेठानी थी उनकी मृत्यु का सारा कहानी थानेदार को बता देता है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, जिस सेठानी को वो नदी में फेंका था उसे भी एक महात्मा ने निकाल कर यानी कहे तो उसे जड़ी बूटी देकर जिंदा कर कर अपने कुटिया पर रखा था। इस तरह से जब पुलिस घर पर आती है तो दोस्तों यानी आपको बता दे, जो मुनीब था काफ़ी डर जाता है और सबूत के तौर पर उसकी पत्नी जो कि छोटी सेठानी थी वो मिल जाती है और इस तरह से यानी कहे तो उसको पुलिस पकड़कर थाने में लेकर चली जाती है। और जो उधर सेठ और सेठानी थे वो दोनों जिंदा थे। एक दिन महात्मा जी सोचते हैं, ध्यान में जब मगन थे, कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी जिंदा है सेठ, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। सेठ कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मेरी पत्नी जिंदा है या नहीं मुझे तो पता नहीं है। उसके बाद महात्मा जी चलते हैं नदी किनारे। तभी उस साधु से मुलाकात होती है और सेठ और सेठानी को पुनः मुलाकात करा देते हैं और वो दोनों अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो ये कहानी दोस्तों हमें यही संदेश देकर जाती है कि कभी भी इंसान को यानी बुढ़ारी समय में शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो व्यक्तियों का तालमेल कभी भी उम्र के आसपास ही बैठता है। अगर एक की उम्र ज़्यादा और दूसरे की कम हो तो ये कभी भी नहीं बैठ सकता है, जिस तरह से सेठ और सेठानी के बीच हुआ। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि कौन सी स्त्री हमें प्यार करेगी और कौन सी स्त्री हमें धोखा देकर जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें, जिस स्त्री से अगर आप शादी करते हैं और आपका उम्र ज़्यादा है, जैसे कि सेठ महाराज की थी और उसकी कम है, तो आपको धोखा देकर जरूर जाएगी। आप अपने उम्र के आसपास के लड़की से शादी करते हैं तो वो आपको जरूर प्यार करेगी। इसीलिए कभी भी बुढ़ारी समय में शादी नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस कहानी पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभमय रहे, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।